तो उस सर्जरी के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। ये जो पेशेंट है ये एक ट्यूबरक्लोसिस ऑफ ब्लैडर का पेशेंट है। उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ थी कि उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज भी स्टार्ट हो गए थे। जब भी आप नहीं मानोगे दोस्तों, जब भी यूरोलॉजिस्ट सिफा हॉस्पिटल में मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे को मिलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं कौशल अली सैयद हमारी आवाज से आप सबका इस्तकबाल करता हूं। आज हम हेल्थ इश्यूज पे डिस्कस करने जा रहे हैं और मौजूदा वक्त में हर उम्र के लोगों को कुछ न कुछ बीमारी और हेल्थ इश्यूज रहती हैं। तो कई लोगों को वक्त पर इलाज मिलने की वजह से उनकी जिंदगी बच जाती है और कई लोग ऐसे हैं जिनको वक्त पर इलाज नहीं मिलता और सही जानकारी ना होने की वजह से जटिल बीमारियों के अंदर उनकी मौत हो जाती है। और एक ऐसे ही कामयाब जटिल सर्जरी जो जमालपुर में मौजूद सिफा हॉस्पिटल के अंदर की गई है और इस सफल ऑपरेशन को करने वाले डॉक्टर केवल पटेल आज हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए आज हम उनसे पूछते हैं कि आप अभी पिछले 15 दिन पहले जो एक क्रिटिकल जो सर्जरी की है उसके बारे में केवल पटेल साहब से हम जानकारी साझा करेंगे। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। सो अभी जो सर्जरी की है वो एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन में पेशेंट आपके पास में आए थे, तो उस सर्जरी के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। ये जो पेशेंट है ये एक ट्यूबरक्लोसिस ऑफ ब्लैडर का पेशेंट है। ये जटिल इसलिए है क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि 1.5 साल से पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस से सफर कर रहा था। उसको तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि वो हर 15 मिनट में यूरिन करने के लिए उसको जाना पड़ता था। इससे उसकी नॉर्मल लाइफ, सोशल लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो रखी थी। इनफैक्ट उसको इतनी ज्यादा तकलीफ थी कि उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज भी स्टार्ट हो गए थे। जब भी आप नहीं मानोगे दोस्तों, जब भी वो मेरे पास आया फर्स्ट टाइम तो उसके आंख से आंसू निकल गए, डॉक्टर साहब मुझे इस बीमारी से बाहर निकालो। 2 बार एंटी ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की दवाई खाने के बाद भी तकलीफ में कोई फर्क नहीं था। 3-4 अस्पताल जाने के बाद उसको भी कोई सही से गाइडेंस नहीं मिल रहा था। तब हमने उसको डायग्नोसिस किया कि आपको एक जटिल बीमारी है, उसको हम जेनाइटो यूरिनरी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। और अगर वो AKT आप एडिक्वेटली ले चुके हो तो अब सर्जरी उसका सही इलाज है। तो हमने उसको सर्जरी एडवाइस की और सक्सेसफुली उस सर्जरी को शिफा हॉस्पिटल में किया। जी डॉक्टर साहब, ये जो आपने क्रिटिकल सर्जरी किया है उसके लिए आपने किस तरह की तैयारी हॉस्पिटल लेवल पे किया और आपने उसको कैसे उसकी तैयारी कैसे की, अगर आप दर्शकों को बता सकें। तो सबसे पहले सर्जरी हमने क्या की उसके बारे में छोटी सी मैं जानकारी दूंगा और उसके बाद हमने इसके लिए क्या प्रिपरेशन किया और कैसे इसको हमने रूल आउट किया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सर्जरी हमने जो की है उसको हम ऑगमेंटेशन ऑफ ब्लैडर बोलते हैं और यूरेट्रिक री इम्प्लांटेशन वो हमने किया है। तो ऑगमेंटेशन ऑफ ब्लैडर ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। अगर मैं लेमैन की टर्मिनोलॉजी में इसको मैं बोलूंगा तो इसको हम बोलते हैं कि पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी को बढ़ाना। अब जो नेचुरल टिश्यू ऊपर वाले ने इंसान को दी है वो ब्लैडर है, बट अगर ट्यूबरक्लोसिस की वजह से वो एक बार खत्म हो जाए, वो फाइब्रोस होके छोटी हो जाए, तो अब हमारे पास उसके लिए ऑप्शंस क्या बचते हैं। तो भगवान ने हमको एक बहुत ही अच्छा ऑर्गन दिया है, उसको हम इंटेस्टिन बोलते हैं। वो इंटेस्टिन को काट के उससे आर्टिफिशियली नई थैली बना के स्टिचेस लेके और उसी के अंदर यूरेटर को रीइम्प्लांट यानी अलग जगह से यूरेटर का ओपनिंग दे के उसको हम नई थैली बनाते हैं ताकि पेशेंट की ब्लैडर की रिटेंशन की कैपेसिटी बढ़ जाए, उसको बार बार यूरिन ना जाना पड़े, दर्द ना हो, खून ना आए, ये सारी तकलीफ उसकी जा सकती है। अब ये सर्जरी थोड़ी जटिल है, इसलिए इसमें प्रिपरेशन भी थोड़ी जटिल लगती है। सबसे पहले पेशेंट को यूरिन में एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस के कण नहीं होने चाहिए। तो ये हमने इंश्योर किया क्योंकि ऑलरेडी 15 महीने तक एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग खाने के बाद भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में उसको ट्यूबरक्लोसिस की दवाई लेने का ही एडवाइस किया था।
फिर हमने उसका यूरिनरी ब्लैडर का ट्यूबरक्लोसिस का कल्चर करवाया, वो नेगेटिव आया। फिर हमने उसको एडवाइस किया कि अब यूरिनरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है, सर्जरी ही आंसर है। डॉक्टर साहब, अगर ये पेशेंट आपके पास नहीं आया होता, अगर इसकी सर्जरी अभी नहीं होती, तो ओवर ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम उसके कौन कौन से ऑर्गन्स खराब होने की संभावनाएं थी? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि किसी को भी लगेगा कि ये ब्लैडर एक स्टोरेज का ऑर्गन है, यानी यूरिन वहां आके स्टोर होता है। बट अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े होते हैं। वो कैसे, आज मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आदमी के पास 2 किडनियां होती हैं जो यूरिन बनाने का काम करती हैं, और किडनी कंटिन्यूअसली 0.5 to 1 ml per kg per hour था यूरिन बनाती रहती है। अब नीचे जाके ब्लैडर स्टोरेज होता है। वो स्टोरेज ब्लैडर अगर 300-400 ml की कैपेसिटी रह जाए, फिर आदमी 3-4 घंटे में एक मर्तबा यूरिन करने के लिए जाता है। अगर ये ब्लैडर की कैपेसिटी कम हो जाए और ट्यूबरक्लोसिस की वजह से किडनी के यूरेटर्स जहां पे भी ओपन होते हैं उसमें भी फाइब्रोसिस हो जाए डिजीज की वजह से, तो क्या रहता है कि किडनी यूरिन बनाती तो है पर नीचे स्टोरेज नहीं है। तो एडिक्वेटली स्टोरेज की नहीं से 2 तकलीफ हो सकती है। या तो पेशेंट को हर थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन जाना पड़ेगा, एंड सेकेंड थिंग इज किडनी में जहाँ यूरेटर ओपनिंग नैरो होती है उसकी वजह से किडनी में प्रेशर बढ़ेगा। तो लॉन्ग टर्म, जैसे ये केस में भी हमने देखा था कि एक साइड की किडनी में ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स स्टार्टिंग छोटी हो गई, तो एक किडनी उसकी अच्छी थी। तो लॉन्ग टर्म ये बीमारी का कुछ न करने पे किडनी पे असर हो सकती है। बहुत अच्छी जानकारी है। लेकिन अगर ये जो पेशेंट आपके पास में आया, स्पेशली इस इंटर जब ऑपरेशन हो रहा था, तो आपको मेजर क्या चुनौती सामने थी? क्या यानी पेशेंट के जान का भी खतरा था, या और क्रिटिकल होने की संभावनाएं आपको दिख रही थी क्या? क्योंकि मुझे लग रहा है कि जनरल पब्लिक को इसके बारे में जानना जरूरी है। कोई भी मेजर सर्जरी में 2 टाइप के रिस्क होते हैं। एक तो होता है सर्जिकल रिस्क और दूसरा होता है एनेस्थेटिक रिस्क। पूरे वर्ल्ड में देयर आर गाइडलाइंस होती हैं कि कोई भी मेजर सर्जरी यानी 3-4 घंटे से ज्यादा चलने वाली सर्जरी और पेल्विक सर्जरी, तो इसमें मेजर रिस्क रहते हैं। भाई ब्लीडिंग का होता है, एक तो खून बह जाने का रिस्क, जिसकी हमने एडिक्वेटली प्रिपेयर की थी ब्लड रखवा के और पेशेंट को ब्लड चढ़ा के। सेकेंड थिंग इज लंबे समय तक एनेस्थेशिया देते हैं, उसके बाद आउट आने में प्रॉब्लम होती है। तो हमने आईसीयू की भी एडिक्वेट तैयारी रखी थी। ऑपरेशन के बाद सारे पूरे हॉस्पिटल के तंत्र को रेडी रखा था। अब सर्जिकली की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो मुझे क्या क्या तकलीफें पेश आने वाली थी जो मैं जानता था, वो मेजरली मेरे लिए 2 थी। नंबर 1 कि जब भी कहीं भी ट्यूबरक्लोसिस होता है तो उसके आजू बाजू के सारे स्ट्रक्चर चिपक जाते हैं। फिर उसको सेपरेट करने में कई बार मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि आजू बाजू के ऑर्गन्स को डिस्ट्रक्शन होता है, टूट जाते हैं, कट जाते हैं। तो वो सर्जरी के दौरान ना हो, वो मुझे खास ध्यान रखना था। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये केस में भी ब्लैडर बहुत ही चिपका हुआ था एंट्री एब्डोमिनल वॉल के साथ और आंत के साथ, और बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरलता और कुशलता से हमने इसको सेपरेट किया पहले तो, और फिर ब्लैडर को चारों ओर सेपरेट करने के बाद उसको ओपन किया जहां हम हाथ चिपका सकते। आपकी बॉडी में इसके जंतु चले जाते हैं, पर आप अगर हेल्दी रहेंगे तो भी इसको रोकथाम किया जाता है। हाँ, अब हेल्दी हम अपनी इम्यूनिटी कभी कम ना होने दें, अपने आप को बॉडी से बचाएं, तो भी पॉसिबल है कि शायद कभी भी आपको ये ना हो। बट फिर भी मैं वापस कहूंगा, प्रिवेंशन करना इसके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके फैमिली में किसी को भी ट्यूबरक्लोसिस है तो आप ध्यान रखिए कि आप आइसोलेट मत हो जाइए। दर्शक मित्रों, ये थे डॉक्टर केवल पटेल, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट। सिफा हॉस्पिटल में मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे को मिलते हैं। तो जो पेशेंट इस तकलीफ से जूझ रहे हैं वो डॉक्टर साहब को सिफा हॉस्पिटल में जो बताए दिन पे 4 बजे के बाद ये ओपीडी में मिलेंगे। तो जो जिनको भी सलाह चाहिए वो सिफा हॉस्पिटल जमालपुर में आकर अब इनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी शुक्रिया। हम गुफरान से भी गुफ्तगू करेंगे, वो जब थोड़े ठीक हो जाएंगे उसके बाद में हम इसका जो सेकंड पार्ट भी बनाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच।